पलायन राजनीतिक कोई मुद्दा बिहार में नहीं है। अपने यहाँ अपने क्षेत्र में काम नहीं करना चाहते हैं। उन लोगों को दिल्ली में जाकर जो सिगरेट पीना है, दारू पीना है, इसलिए लोग बाहर जा रहे हैं। एकदम तो जे जौना लायक बा ओकर रोजगार तो मिलले बा सरकार, जे खलिहल बा ओकरे के रोजगार दिखे ना। पेपर लीक हो जा रहा है। मान ली जो पेपर लीक हो जाता ओकरा में ये लोग दोषी बा। वो 1100 इनका आधारों कार्ड अभी डुप्लीकेट है, उसी पर ले रहे हैं। कह रहे हैं आधार कार्ड डुप्लीकेट। वो ठीक है, हमारा डुप्लीकेट है, कुछ भी है। मोदी जी की कोई भी योजना चुनाव को देखकर नहीं होती है। ये अलग बात है कि ये 10,000 मेन चुनाव से पहले दिया गया है। हमारे गांव में रोज सुबह आप कल से आके देखिए, कम से कम 4-5 स्कूलों की गाड़ी आती है। फिर आप अपने बच्चों को क्यों सनबी मोर्चन नहीं? 2004 में राबड़ी देवी मुख्यमंत्री थी ना, तो दिन दहाड़े गोली मारी जाती थी। मतलब आप जो जाति आरक्षण मिलता है उसके आरक्षण का कोई मतलब नहीं है। जैसे ये बताइए कि हमारे गांव में भी दलित लोग हैं, आरक्षण का ये कितना लाभ ले रहे हैं? वो स्कूल में केवल जाएंगे मिड डे मील के लिए जाएंगे कि हमरा लिखा है कि खिचड़ी काहे नहीं दला है उनके लिए, लेकिन वो भी एक संघर्ष है ना कि इनको खाना मिल जाए। खाना के लिए ही संघर्ष करें या शिक्षा के लिए करें। इतना लोग बोले, यहाँ पे बहुत लोग बोले कि IIT में ये है वो है, हमारे गांव से ये लोग ये चीज बन गए वो चीज बने। एक फील्ड नहीं है गांव में खेलने के लिए। 90 के बाद जो धान का खेती हुआ है, फसल अच्छा हुआ है। इसके बाद है ना लोग बोल रहे हैं जी, आज बोलने का मौका राजद दिया है। तो बताइए, राजद को छोड़कर आप भाजपा लोग चिल्ला रहे हैं। भाजपा क्या किया है? राजद के सरकार में अभी यही लोग सब बता रहे हैं कि राजद के सरकार में ऐसा माहौल था कि लोग बाहर नहीं जा पाते थे, जंगल नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। ये अपना मशीन पर भागल तो बिजली नहीं वो ये लोग झूठ बोल रहे हैं, बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। सब लोग झूठ बोल रहे हैं। हाँ, सब लोग झूठ बोल रहे हैं। बाहर में से एकाएक निकल राइफल लेके गाड़ी के आगे, रोक साला मार, रोक मार। अब गाड़ी वाला रोकलस। ये रामगढ़ विधानसभा सीट है, कैमूर जिला पड़ता है और बिहार में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। चुनावी माहौल को भांपने के लिए, लोगों से बातचीत करने के लिए, उनके मुद्दों को समझने के लिए हम लगातार अलग अलग इलाकों में घूम रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं। और अभी हम रामगढ़ सीट पर हैं। रामगढ़ सीट पर क्यों हैं इसकी भी वजह बता देते हैं आपको। जगदानंद सिंह जो राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ नेता हैं, मंत्री रहे कई बार लालू यादव राबड़ी यादव की सरकार में, और यहाँ से वो विधायक रहे हैं लगातार 6 बार, 1985 से लेकर 2009 तक। इसके अलावा उनके जो बेटे हैं यहीं से सांसद हैं, और उससे पहले जब सांसद नहीं थे सुधाकर सिंह, तो इसी सीट से विधायक हुआ करते थे। रामगढ़ सीट से 2020 में उन्होंने चुनाव जीता था 189 वोट से, बहुत करीबी मार्जिन था। फिर उसके बाद लोकसभा के चुनाव में वो जीत गए, सांसद चुने गए। फिर उसके बाद उपचुनाव हुआ। उपचुनाव में उनके भाई अजीत सिंह चुनाव लड़े राजद के इस सिंबल पर, लेकिन उनको भाजपा के अशोक सिंह ने चुनाव हरा दिया। उपचुनाव में भाजपा के विधायक बने यहाँ से अशोक सिंह, और फिर उसके बाद अब 2025 में विधानसभा का चुनाव है, और एक बार फिर से भाजपा के अशोक सिंह और राष्ट्रीय जनता दल से एक बार फिर से जगदानंद सिंह के बेटे और सुधाकर सिंह के भाई अजीत सिंह यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन ये दो तरफा मुकाबला नहीं है। मुकाबला है अंबिका यादव, जो यहाँ से पहले भी विधायक रहे हैं, बहुजन समाज पार्टी से उनके भतीजे इस बार चुनाव लड़ रहे हैं, पिंटू यादव। वो पहले विधायक रहे हैं। इसके अलावा एक बहुजन समाज पार्टी का भी यहाँ पर अपना बेस है, इसलिए उनकी भी तगड़ी दावेदारी है। इसके अलावा जन स्वराज पार्टी से यहाँ पर उम्मीदवार है आनंद सिंह, उनका भी अब इस इलाके में अपना पकड़ है, इसलिए ये मुकाबला जो है ये चौतरफा है। यहाँ पर 4 उम्मीदवार हैं, फाइट में है। और इस सीट के बारे में जो समीकरण है, यहाँ पर राजपूत वोट ज़्यादा है, इसलिए भी यहाँ पर 3 उम्मीदवार जो हैं, जो प्रमुख उम्मीदवार हैं, उसमें आपको राजपूत दिखेंगे। तो इस सीट पर क्या माहौल है? जगदानंद सिंह के बेटे की सीट क्या इस बार निकल पाएगी, जो पिछली बार उपचुनाव में भाजपा ने बाजी मार ली थी, या भाजपा अपने ये सीट बचा पाएगी, या फिर बहुजन समाज पार्टी के जो उम्मीदवार हैं पिंटू यादव, वो इस सीट को निकालने में कामयाब रहेंगे और बिहार से बहुजन समाज पार्टी को आपका एक विधायक मिल जाएगा। ये देखने वाली बात होगी। क्या राय है लोगों की, क्या लोग सोचते हैं, और विधामंचक गांव के लोगों से हम लोग बातचीत करेंगे। काफ़ी सारे लोग यहाँ पर इकट्ठा हैं और समझने की कोशिश करेंगे कि यहाँ के लोगों के क्या मुद्दे हैं। क्या नाम है दादा आपका? जितेंद्र चौबे। जितेंद्र चौबे जी। अच्छा, क्या लगता है आप लोग को इस बार की, क्या रामगढ़ सीट से क्या माहौल है? माहौल साफ है, जन स्वराज पार्टी यहाँ से लीड करेगी। जन स्वराज पार्टी? जी हाँ, आनंद सिंह निकाल लेंगे सीट। निकाल
अच्छा, क्यों लग रहा है आपको ऐसा? इसलिए कि शिक्षा और पलायन जो मुद्दा है, आज देखें कि जब पर्व और त्योहार का माहौल है और ठूस ठूस के लोग आ रहे हैं। दिल्ली में आप देखे होंगे या टेलीविज़न पर देखते होंगे कैसे लोगों की आने की व्यवस्था है और शिक्षा के लिए बाहर जाना पड़ता है, सारी व्यवस्था है, भ्रष्टाचार है। ब्लॉक में भी जाइए तो बिना पैसा के कोई काम नहीं होने वाला है। इसलिए जनता इस सरकार से उब चुकी है, पहले की सरकारों से। उन्हें कुछ रोशनी अगर लग रही है तो जनसुराज पार्टी से ही लग रही है, इसलिए रामगढ़ से जनसुराज पार्टी ही निकली। ठीक है, सही बात लग रहा है आपको जो कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा हो गया है, पलायन मुद्दा है यहाँ पर, और लोगों को भरोसा जो है दोनों पक्षों पे खत्म हो चुका है, चाहे वो महागठबंधन हो या फिर देखिए, भ्रष्टाचार की बात पर तो मैं इनसे सहमत हूँ, परंतु पलायन यहाँ से स्वरोजगार अपने नौकरी पेशा के लिए ज़्यादा मामला ऐसा है कि लोग यहाँ से गए हैं और दूसरी जगह सेटल हुए हैं, तो रोजगार और नौकरी के लिए लोग यहाँ से गए हैं। तो पलायन राजनीतिक कोई मुद्दा बिहार में नहीं है मुद्दा। पलायन कोई मुद्दा नहीं है। पलायन तो जो बाहर गया है वहाँ समृद्ध है, सुखी है, तभी ना वहाँ जाकर रह रहा है। तो ये बात लेकिन लगातार कही जाती है ना कि भाई 20 साल से सरकार है आप लोगों की, तो 20 साल बहुत होता है। इतने में 20 साल में आप मतलब उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों तैयार नहीं कर पाए? देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर जो बिहार रोशनी से दूर था, गरीबों के घर में क्या, यहाँ जो समृद्ध परिवार भी थे उनके घर में बिजली बहुत बड़ी चीज़ मानी जाती थी। यहाँ जो आम गरीब लोग हैं उनसे आप बात कीजिएगा, भले वो उस चीज़ को स्वीकार न करें, आज राजनीतिक रूप से बटे हुए हैं, लेकिन घर घर में प्रकाश फैलाने का काम मोदी जी और नीतीश जी ने किया है। तो जैसे अभी यहाँ पर बता रहे थे चाचा जी कि पलायन है, करप्शन है, रोजगार नहीं है, सब बाहर जा रहे हैं यहाँ से कमाने, भ्रष्टाचार है। देखिए सरकार, एजा जो पलायन ठीक बा, अब हमरा के रोजगार ना मिल तो हम कहीं जेबे न करब। तो रोजगार यहाँ मिल जाएगा। हाँ तो ठीक बा, भाजपा अगर रोजगार नहीं के मुहैया करावत तो जौन पार्टी कहत या उ रोजगार मुहैया करा दी न। अगर नहीं के करावत हमनी का जौन पार्टी कहती है ओकरे साथे बनी जा, लेकिन वो अगर नहीं करी तो ओकरा पर कौन जौन बात धारा लागू होई। ये बात पर ऐसे तो सब कहता कि हम आए तो हई कर देव, हम आए तो हई कर देव, आ 5 वर्ष में करते नहीं के, तो कैसे हमनी को विश्वास कर जाओ? पिछले चुनाव भाजपा पर पिछले चुनाव में जैसे भाजपा ने भी तो कहा था कि हम आएंगे तो भाई पलायन कम करेंगे, रोजगार देंगे सबको, हाँ व्यवस्था करेंगे। तो जे जौना लायक बा ओकर रोजगार तो मिलले बा सरकार, जे खलिहल बा ओकरे के रोजगार नहीं खे न। रोजगार करे वाला के तो रोजगार हमेशा बा। जो पटना में तैयारी कर रहे हैं, आदमी नहीं मिल रहे हैं, जो पटना में लड़के सब तैयारी कर रहे हैं, दरोगा भर्ती, पुलिस भर्ती और पीपीएससी वाले, पेपर लीक हो जा रहा है। पेपर, हाँ ये मान ली जो पेपर लीक हो जाता ओकरा में ये लोग दोषी बा कि ओकरा पर कंट्रोल करस जाए कि पेपर लीक न होखे। एकरा के हम मानब कि ऐसा गलती न होखे, अगर गलती भइल बा भी तो ओकरा में सुधार होके के चाहिए। तो वहाँ लड़का जैसे जो तैयारी कर रहे हैं वो सब योग्य तो है ना, ऐसा तो है नहीं कि सब अयोग्य ही हैं। हाँ। जैसे आप कह रहे हैं कि सब जिनको नहीं मिल रहा है वो क्लियर है सब। ए सरकार, कोनो जरूरी नहीं है कि नहीं बिहार में सारा व्यवस्था हो जाए। ये हिंदुस्तान हो पूरा जौन बात हो सबके मिला के ही बनल बा, तो बिहार का जरूरत हुई तो मान ली और दूसरा राज्य से पूरा हो, दूसरा राज्य का जरूरत हुई तो बिहार से पूरा हो। और यही नहीं कि नहीं सारा चीज़ हमने को बिहार में बदल जाए, ऐसा संभव हो सकेला? रघुए बताई रहुआ तो मीडिया वाला बने। आप ऐसे नहीं सोचते? मान लीजिए बिहार में इतना उद्योग लग जाए, इंडस्ट्री आ जाए, इतने अच्छे कॉलेज बन जाए या इतने अच्छे अस्पताल बन जाए कि दूसरे राज्यों में अभी जैसे बिहार वाले जाते हैं दूसरे राज्यों से बिहार हम चाहते हैं यहाँ अगर बढ़िया हो जाए तो काहे नहीं हम चाहो, लेकिन सवाल बा कि को दिया जा, अगर नहीं करी है तो वो लोग पर का कार्रवाई हुई। हम और ही कुछ नहीं चाहत। वृद्धावस्था पेंशन पाते हैं? जी हाँ, हम पाते हैं। 1100 रुपया, पहले 400 रुपये में। जी हाँ जी हाँ। चुनाव आता है ना, चुनाव आता है तब 1100 बढ़ जाता है। ये जीविका दीदियों को 10,000 डाल दिया जाता है। 4 वर्ष तक सरकार के पास कुछ नहीं रहता है। और जब चुनाव का टाइम आता है
तो इतना कोस आ जाता है कि सबको दिया जाने लगता है। 1100 दिया जा रहा है, 10,000 दिया जा रहा है। आधा जीविका दीदियों को बझा के रखा गया है कि चुनाव के बाद दिया जाएगा, तो नहीं दिया जाएगा। नहीं दिया जाएगा। नहीं, कुछ मिलने वाला नहीं। जिनको मिल गया है बस मात्र सरकार का एक उद्देश्य रह गया है कि एन केन प्राकृण किसी प्रकार से सत्ता में फिर से आए, और कोई दूसरा काम नहीं है। जन कल्याण की भावना कोई नहीं है। बस अब 1100 मिला है अभी 1 महीना के बाद, 1 महीना 2 महीना से मिल रहा है, चुनाव के चलते मिल रहा है। तो 1100 इनका आधारों कार्ड अभी डुप्लीकेट है, उसी पर ले रहे हैं, अपना नहीं बोलेंगे। एक बात बताइए, सुन लीजिए सर, एक बात, इनका जो आरोप लगा रहे हैं उसका जवाब दे। क्या कह रहे हैं आधार कार्ड डुप्लीकेट? वो ठीक है, हमारा डुप्लीकेट है, कुछ भी है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। नहीं, मोदी जी की कोई भी योजना चुनाव को देखकर नहीं होती है। ये अलग बात है कि ये 10,000 मेन चुनाव से पहले दिया गया है, उसका ये लोग आरोप लगा रहे हैं कि चुनाव के वक्त है। बाकी मोदी जी की कोई भी योजना आप देख लीजिए। जैसे वो कह रहे हैं जो बात, वो भी तो एक फैक्ट ही है ना कि पैसा भी आया चुनाव के पहले, पेंशन वाला भी और ये जीविका वाला भी। आपको क्या लगता है कि पेंशन वाला केवल चुनावी मुद्दा है? नहीं, पेंशन बढ़ाया गया है, वृद्धावस्था, आप बताइए। कंटिन्यू रहेगा, ये कंटिन्यू रहेगा। अभी प्रशांत जी ने तो कार्ड बंटवाया है ना, आपके सामने की बात है। आखिर वो क्या चीज है? वो चुनाव से पहले ऐसा क्यों किए? चुनाव जीतते, उसके बाद सरकार का बजट देखते, राज्य का बजट देखते, उसके अनुसार अपना सब करते। अगर अच्छे व्यक्ति हैं तो वो तो आफ्टर इलेक्शन कर सकते थे, लेकिन चुनाव से पहले इस प्रकार का लालच देना लोगों को। कितने लोग तो गाली दे रहे हैं, दिहाड़ी बेस पर लोगों को रखे थे 10,000 12,000 की नौकरी पर। आज उनको नहीं प्राप्त हो रहा है, और सब काम धाम छोड़ के सब लोग बैक हो गए, वापस हो गए। आप बता रहे थे हमारे गांव में अभी आज IIT कानपुर से लेकर और एक साधारण टेक्निकल कॉलेज से जो है बीटेक करने वाले कम से कम 50 बच्चे नौकरी में हैं। तो लोग कहते हैं कि पलायन हो रहा है। पलायन कहाँ हो रहा है? कहीं पलायन नहीं है। ये सब गलत बातें, ये गलत हवा उठाई जा रही है। जैसे अभी इसे ऐसे सामने जाएंगे आप, तो यहाँ पर सारे ताला बंद थे घरों में, मैंने भी देखा। जी। तो उसका कारण है, उसका कारण ये है, ये बताइए कि हमारे दादा के पास 100 बीघे ज़मीन थी, मान लीजिए, या 1000 बीघे ज़मीन थी। उनके 4 लड़के हो गए, ज़मीन कम हुई। उनके भी 4 लड़के हो गए और ज़मीन कम हो गई। तो केवल खेती से जीवन यापन हो सकेगा, तभी तो जो है हम खेती करेंगे। नहीं तो गांव में रहते हुए केवल खेती ही करना, इसके अलावा कोई विकल्प नहीं। जैसे अगर किसी के पास भाई पढ़ाई मैं बता रहा हूँ, मेरे पिताजी जो सामने बैठे हुए हैं, अच्छा, आज मेरे दादा और बाबा लोग तो एक्सपायर कर गए, तो वो लोग भी किसान थे। मेरे पिताजी भी किसान थे और मैं भी किसान हूँ, ठीक है। मेरे 2 भाई सर्विस करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी करते हैं। और मैंने नौकरी मेरे पास थी, लेकिन मैंने नहीं किया कि मैं नौकरी नहीं करूँगा, मैं स्वतः अपना रोजगार करूँगा। मेरे दिल में शुरू से ही इच्छा थी। हमारे गार्जियन सभी लोग ये बात जानते हैं। और मैंने आज के डेट में एक छोटा सा अरवा चावल का प्लांट लगाया है, जिससे कि हर साल कम से कम 30 से 40 लोगों को मैं रोजगार खुद मुहैया कराता हूं। और हमारे गांव में जो लोग काम करने वाले हैं वो जाके दिल्ली और बॉम्बे में काम करते हैं और हमारे यहाँ काम नहीं करते हैं। अपने यहाँ अपने क्षेत्र में काम नहीं करना चाहते हैं। उन लोगों को दिल्ली में जाके जो सिगरेट पीना है, दारू पीना है, इसलिए लोग बाहर जा रहे हैं। एकदम। मैं तो ज़्यादातर लोगों को देख रहा हूँ। हाँ। मैं बनारस में पैदा हुआ हूँ। मेरा जन्म जो है कपिल चौरा हॉस्पिटल वाराणसी का है, और मेरा बेटा भी पैदा वहीं पे हुआ था और मेरी बेटी भी वहीं पे पैदा हुआ है, वही है। और मेरे दोनों बच्चे सनबीम सामने घाट ब्रांच के प्रोडक्ट हैं। एक बच्चा मेरा जो है अभी चेन्नई VIT से जो है बीटेक कर रहा है, 3रे वर्ष में है, और मेरी बिटिया 12th क्लास में सनबीम में है, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब यही सवाल है ना कि वो सारी सुविधाएं यहीं लोकल लेवल पर अगर रामगढ़ या भभुआ या मोहनिया में मिले, मैं बता रहा हूँ स्कूल कॉलेज मैं उसका भी उत्तर दे रहा हूँ आपको। 2004 में मेरे बच्चे का जन्म हुआ, ठीक है। तो 2004 में लालू जी की सरकार थी। 2004 में राबड़ी देवी मुख्यमंत्री थी ना, तो दिन दहाड़े गोली मारी जाती थी, ना कोई रास्ता था, ना कोई प्रशासन थी, कुछ नहीं था। सब लोग रहते हुए थे। जब घटना हो जाती थी तो लोग आते थे। ये केवल मतलब ऐसे कहा जाता है, मतलब क्या हमारी बात सुनिए। लेकिन आज ये जो बोल रहा है कि हमारे यहाँ शिक्षा की व्यवस्था नहीं है, वो सच्चाई को बरगला रहा है।
हमारे गांव में रोज सुबह आप कल से आके देखिए, कम से कम 4-5 स्कूलों की गाड़ी आती है। फिर आप अपने बच्चों को क्यों सनबीम और चेन्नई उस समय नहीं थी, उस समय अभी नहीं पढ़ थी। रहे हैं ना आप, कह रहे हैं कि नहीं, अब तो मेरे 2005 बच्चे बड़े हो गए ना। अगर भविष्य में मेरा पोता होता है तो मैं अपने गांव से पढ़ा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अभी चाचा जी ने बताया कि ज़्यादातर लोगों के दिमाग में यह है कि वो राशन मिल जाए, वो कपड़ा का पैसा मिल जाए, ये छात्रवृत्ति मिल जाए और मेरा बच्चा पढ़े कुछ नहीं। तो ये बताइए कि जब तक माँ बाप अपने बच्चों पर जो है ध्यान नहीं रखेंगे, कोई स्कूल, कोई टीचर कुछ कर सकता है क्या? आप हमको इसका जवाब दीजिए। लेकिन ये मतलब सरकार की जिम्मेदारी होगी। अगर माँ बाप ही नहीं पढ़े, मान लीजिए आज जैसे आप पढ़े लिखे, जैसे सुन लीजिए मेरी बात, आप पढ़े लिखे हैं, आपको पता है कि पढ़ाने लिखाने का महत्व क्या है या शिक्षा का महत्व क्या है, तो आप उस हिसाब से अपने बच्चों को तैयार करेंगे। ठीक है, जिनको नहीं पता है उनको जागरूक तो करना पड़ेगा ना, जिम्मेदारी भी तो है ना। एकदम बराबर कि सरकार में भी मैं कहूँगा कि कुछ कमियां हैं। एक विश्लेषण तो ऐसा होना चाहिए जो कि आर्थिक विश्लेषण हो, वो चाहे जात किसी का हो, किसी भी जात से बिलोंग करता है, और उस पर अगर आरक्षण मिले तो वो फायदा है। मतलब आप जो जाति आरक्षण मिलता है उसके जी, और होना चाहिए, आरक्षण का कोई मतलब नहीं है। लेकिन आपको नहीं लगता है कि आज भी मतलब समाज में ऐसा बड़ा हिस्सा है जो बाकी जो आगे चल रहे हैं समाज के लोग उससे पीछे है, उनको थोड़ा सा मदद की ज़रूरत या प्रोत्साहन की ज़रूरत है? जरूर है, लेकिन कहने का मतलब ये है कि वो, जैसे ये बताइए कि हमारे गांव में भी दलित लोग हैं, तो ये बताइए कि इन लोगों को जो है आरक्षण का ये कितना लाभ ले रहे हैं। मैं तो जो है नहीं देख रहा हूँ कि जो है हमारे गांव में भी बच्चे जो है हुनरमंद निकले और इस आरक्षण का लाभ लें। हमको भी खुशी होगी अगर हमारे गाँव का किसी परिवार का बच्चा अगर अच्छा करता है तो हमारा भी मान सम्मान बढ़ेगा। जब लिखा जाएगा कि ये अमुक बच्चा इस गांव का है तो मेरा भी तो सम्मान बढ़ेगा ना। अभी हमारे गांव में एक जिला जज हैं, तो हम लोग भी समाज में जाते हैं तो कहते हैं ना कि हमारे गांव में भी जज साहब हैं। हमारे गांव का बच्चा भी IIT कानपुर में प्रोफेसर है, चाहे बच्चा किसी का हो, उससे तो कोई मतलब नहीं है। तो ये सब लोग ब्राह्मण समाज से आते हैं। हाँ ठीक है, तो दिक्कत ये, मतलब दिक्कत नहीं, बात ये है कि क्या वही मतलब माहौल या उसी तरह की तैयारी जैसे जो ब्राह्मण समाज को मिल रहा है, जो ब्राह्मण समाज के बच्चे को मिल रहा है, क्या उसी तरह का माहौल या उसी तरह का प्रोत्साहन या उसी तरह की पढ़ाई लिखाई या इंफ्रास्ट्रक्चर दूसरे समाज के लोगों को मिल पा रहा है, वो भी उस रेस में दौड़ सके? जी, वहाँ तक पहुँचना भी तो अपने आप में एक चुनौती है। जैसे आपके बच्चे हैं, अगर वो 15, 16, 20 साल के मान लीजिए वो पढ़ाई कर रहे हैं, मैं मतलब पर्टिकुलर आपको नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी की, हाँ, तो 15-20 साल तक पढ़ाई कर रहे हैं। दूसरी तरफ उसी गांव के एक दूसरे हिस्से से आने वाला अगर कोई बच्चा है जो 15-16 साल का होते ही उसको लाइब्रेरी शुरू कर देना है, उसको अपने घर पे भाई 100, 150, 200 रुपये लाना है, नहीं तो वो एक बोझ की तरह है, या उसको फिर वो अलग अलग कामों में लगा दिया जाता है। फिर वो उसका जो भविष्य है ताकि वो पढ़ाई लिखाई कर सके या कुछ आगे सोचते, उस तरह का कोई माहौल ही नहीं मिलता है। तो इसीलिए तो सरकार ने उनकी शिक्षा को फ्री किया हुआ है। एजुकेशन पे इतना ज़्यादा मैंने, और हेल्थ पे, दो चीज़ों पे सरकार, चूँकि ह्यूमन रिसोर्स तैयार करना है, मानव संसाधन भी एक देश की पूंजी होती है, उस पे फोकस करते हुए सरकार ने एजुकेशन और हेल्थ पे बहुत ज़्यादा पैसा खर्च किया हुआ है। लेकिन माता पिता ही अपने बच्चों को नहीं भेजेंगे, वो स्कूल में केवल जाएंगे मिड डे मील के लिए जाएंगे कि हमारा लिखा के खिचड़ी काहे नहीं दला है उनके लिए। लेकिन वो भी एक संघर्ष है ना कि उनको खाना मिल जाए, खाना मिल पाना भी उनके लिए एक संघर्ष है। उनको वही प्रिविलेज लगता है। के लिए ही संघर्ष करें या शिक्षा के लिए करें, ऐसा नहीं है। आपको बता दें कि यहाँ श्रमिक वर्ग भी ऐसा नहीं है कि जिनके घर में भोजन की दिक्कत हो ना, ऐसा एकदम नहीं है। समृद्ध हैं, संपन्न हैं, 400-450 रुपया पर डे वेजेस है, मिलते नहीं हैं लोग, ठीक है ना, इस प्रकार की स्थिति है। तो भोजन की प्रॉब्लम नहीं है उनको। 400-450 मिल गया, वो मतलब वो भी नहीं है ना कि ये मिलेगा ही, रेगुलर है, ऐसा नहीं है कि हाँ इरेगुलर है, हाँ रेगुलर है। अरे भैया, आदमी मिलता नहीं है। जो बताए कि नहीं, देखिए हम गांव में रह के छोटा प्लांट डाले हैं, तो प्लांट कब से चालू किए हैं? कब किए? ये देखिए राजद का देन है। 90 के बाद जो धान का खेती हुआ है, फसल अच्छा हुआ है।
इसके बाद है ना लोग बोल रहे हैं जी आज बोलने का मौका राजद दिया है। पहले लोग एकदम सूखा पड़ता था, खाने का अन्न नहीं मिलता था, तो बताइए राजद को छोड़कर आप भाजपा लोग चिल्ला रहे हैं। भाजपा क्या किया है? केवल हाँ जो अरे तो आप बोल दीजिए उनको, जो इधर का नेता जो जगदानंद सिंह है उन्हीं का देन है। जो जगदानंद सिंह है उन्हीं का ये देन है। अच्छा, राजद के सरकार में अभी यही लोग सब बता रहे हैं कि राजद के सरकार में ऐसा माहौल था कि लोग बाहर नहीं जा पाते थे, जंगल नहीं ऐसा कुछ नहीं था। ऐसा कुछ नहीं था। नहीं था, बिल्कुल है। ये अपना मशीन पर भागल तो डीजल ही और जो पहले दबंग लोग थे आज भी वही हैं, आज भी हैं। आज कोई लोग बदले थोड़े ना हैं। नहीं दादा क्या बदले बता रहे लोग हैं कि यही हैं। आप भी अपना डीजल मशीन छोड़। हाँ नहीं भागते नहीं थे, हम तो चलाते थे, आज भी चला रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं होती, कोई दिक्कत नहीं है। राइफल लेके बैठे? नहीं राइफल का जमाना नहीं था। ये लोग झूठ बोल रहे हैं, बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। सब लोग झूठ बोल रहे हैं। हाँ सब लोग झूठ बोल रहे हैं। देखिए आप सही बात बताइए, क्या मतलब क्या था उस समय लालू यादव और राबड़ी यादव जी की जब उस समय सरकार- राजद के फंड में इतना पैसा नहीं था, इसलिए जितना अभी विकास हो रहा है उतना उस समय विकास नहीं हुआ। अच्छा ये बताइए, यहाँ इस सीट पर राजद का उम्मीदवार जो है निकाल लेगा? इस सीट को तो कह नहीं सकते, जगदानंद सिंह के बेटे अजीत सिंह जी। जो सांसद आपके सुधाकर सिंह के भाई भी हैं, लेकिन लड़ाई में रहेंगे। लड़ाई में रहेंगे जी। मतलब हार पहले मान लिए? हाँ नहीं, हार कहाँ मान लिए, हार नहीं माने, लड़ाई में रहेंगे। आप भाजपा से 20 रहेंगे। भाजपा से ज्यादा वोट जी। जीतेगा कौन? हाँ अब जीतेगा राजद जीतेगा, पुनीत सिंह जीतेंगे, उनका बेटा जगता सिंह का जगदानंद सिंह जी, अजीत सिंह। अच्छा, जैसे अंबिका यादव के जो भतीजे हैं पिंटू यादव, वो भी चुनाव लड़ रहे हैं जी। तो ये भी कहा जा रहा है कि राजद का वोट वो लेके जाएंगे। नहीं ये बिल्कुल उनके गलत। पास बसपा का भी वोट है। बसपा का वोट से बसपा बिकाऊ है न जी, वो खरीदने वाले भाजपा के लोग हैं। खरीदने वाले तो जिसके पास पैसा रहेगा वही ना खरीदेगा, तो भाजपा के लोग खरीदेंगे। राजद वाला तो पैसा वाला पार्टी है नहीं, क्यों खरीदेगा? इसलिए कि वो तो जमीन पर काम किया है। क्या कह रहे हैं? भाजपा वाला क्या किया कि अंबिका यादव खड़ा हुए थे एक बार भाजपा से पिछला इलेक्शन में, पिछला वाला में उनके भतीजे से पहले। तो क्या हुआ कि बीजेपी वाले ने उनका जो है चिमनी खरीद लिया, सब चिमनी भट्ठे खरीद लिया। अब सोचिए कि क्या हुआ होगा, तो कौन लड़ाया होगा? मिले हुए हैं क्या सब? मिले हुए हैं क्या? मिले हुए नहीं है तो कैसे चिमनी का भट्ठा खरीद लिए? पैसा वही दिए थे, पैसे वही दिए थे। तो भाजपा वाले और क्या, तो कैप्चर कैसे हो गया उनका चिमनी? चिमनी कैप्चर कैसे हो गया? कहे नहीं आरजेडी वाला कैप्चर कर लिया, भाजपा वाला कैसे कैप्चर कर लिया? भाजपा और जो अंबिका यादव है उनका गठबंधन है जी बिल्कुल है, बिल्कुल है। ये लोग यहाँ पार्टी का बात कर रहे हैं, गांव में खेलने के लिए एक फील्ड नहीं है। हैं? इतना लोग बोले, यहाँ पे बहुत लोग बोले कि IIT में ये है वो है, हमारे गांव से ये लोग ये चीज बन गए वो चीज बने। गांव में क्या है ये? गांव में कोई कुछ नहीं बोला, एक फील्ड नहीं है गांव में खेलने के लिए। अरे गांव में अभी बरसात के दिन में एक बड़ा पार्टी करना हो जाए, पार्टी करने के लिए आपके गांव में कुछ व्यवस्था नहीं है। वोट मांगने आते हैं प्रत्याशी जो है। देखिए जमीन पे नहीं, ये सब नहीं बोलते आप लोग कि भाई यहाँ पे केवल इलेक्शन में लोग आते हैं, वोट मांगते हैं और चले जाते हैं। यहाँ के लोग मूर्ख हैं, लोग वोट देते हैं और भूल जाते हैं उनको भी, और वो लोग को पूछने भी नहीं जाते, कभी कॉल भी नहीं करने जाते कि हमारे गांव में फील्ड नहीं है तो क्यों नहीं फील्ड मिला। बस लोगों का खाली यहाँ बढ़ावा है और कुछ है नहीं। ठीक है, मन का वहम है और कुछ नहीं है। जैसे अभी ये मतलब यहाँ पर सब बता रहे हैं कि भाई नीतीश कुमार के 20 साल में काफी काम हुआ, सब विकास हुआ। हम बता रहे हैं हमारा जब नीतीश कुमार फेलियर कैसे? अभी मंच के सामने बोले हैं कि हर घर के महिलाओं को हम 10,000 देंगे रोजगार के नाम पे, लेकिन वो जीविका दीदी को क्यों सौंप दिए? बीच में जीविका दीदी कहाँ से आ गई? मंच के माध्यम से क्या नहीं बोले कि जीविका के माध्यम से हम देंगे? जो जीविका जुड़ी हुई हैं 98% जो है शेड्यूल कास्ट के, उसमें बैकवर्ड के हैं महिला, हर वक्त 2% है। तो वो हर घर के बोले हैं, तो फिर हर घर कहाँ चला गया? उनका ये कहना है कि जो जिन लोगों को रोजगार शुरू करना है अपना, या महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है, तो अपना काम शुरू करने के लिए उनको इस तरीके से दिया जाएगा जीविका के माध्यम से। ठीक है। तो बैकवर्ड क्लास की ही महिलाएं हैं जो अपना काम करेंगी,
फरोख्त में नहीं backward है कोई मिल रहा है? हाँ, इसमें जितना भी जीविका के हैं आप सर्वे कर लीजिए कि 98% बैकवर्ड हैं, अच्छा 2% की फॉरवर्ड है। ऐसा कोई गवर्नमेंट का फंडा नहीं है कि इसमें बैकवर्ड और फॉरवर्ड कर जीविका दीदियों का यहाँ पे वो बनाया गया है। जीविका पूरे देश में चलता है। वो अलग की बात है कि किसी स्टेट में ज़्यादा तवज्जो है, किसी स्टेट में कम है। रही बात इस गांव की भी कुछ महिलाएं फॉरवर्ड क्लास की भी हैं, वो जाती हैं। आप अपने 2% जाती है, 2% तो आपकी कमी है ना। आप अपने घर की महिला को क्यों नहीं भेजते हैं उन जीविका दीदियों के बीच में? क्यों नहीं भेजते? क्यों नहीं? क्योंकि आज भी आप अभी उस सम्मान के साथ जुड़े हुए हैं कि हमारी घर की महिला उनके बीच में जाकर नहीं बैठेगी तो कहाँ से आएगी वो? ये बात है क्या? आप लोग नहीं चाहते साथ में नहीं बैठते? नहीं, ये बात ठीक बोले हैं वो कि घर की महिलाएं नहीं निकलते। क्या ये बात नीतीश को बोलना चाहिए ना कि जो जीविका में जुड़ी हुई है महिलाएं उन्हीं को मिलेगा। ये बात सही है कि जैसे ये कह रहे हैं कि आप लोग नहीं चाहते हैं कि महिलाएं सब साथ में? नहीं चाहते हैं। बोलिए, सीएम को बुलाइए, यहाँ पे हम करवाए थे मीटिंग, उसमें 96 महिला गई थी। अभी हुआ था जो मीटिंग, सीएम को बुलाए थे, पूछिए इन्हीं से पूछिए कि जो आंगनबाड़ी में मीटिंग हुआ था उसमें जो आज कर आई हुई है कन्या वो भी गई हुई है। क्या नाम है दादा? हमारा नाम मदन शाह है। मदन शाह। मदन शाह। आपका क्या नाम है? हमारा गुड्डू शाह। गुड्डू शाह। अच्छा, जैसे अभी ये सब चुनाव चल रहा है, सब बता रहे हैं नीतीश कुमार बहुत काम किए, मोदी बहुत काम किए, और जो दूसरा पक्ष है गठबंधन का, महागठबंधन का, उसमें सब ये कह रहे हैं कि भाई तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हम आएंगे तो रोजगार देंगे। प्रशांत किशोर हैं, वो कह रहे हैं कि पलायन रोकेंगे, लोगों को यहीं पे देंगे। क्या सोच रहे हैं आप लोग, क्या देखते हैं? अरे हमनी के तो कुछ जनाते नहीं का ओटिया दे तो जावे करबा ना। ओटिया देने तो जाएंगे। अरे ओटिया देवे तो जीवे के लिए मान नहीं कि जहाँ गांव घर हमनी के जाई वही जे हमनी के देहल जाई। अलग अलग बात कर रहे हैं, कोई कर रहा है आरजेडी, कहने दीजिए, सब कहेगा अलग अलग अपना, लेकिन ये बताइए लालू यादव का जो सरकार था वो अच्छा था या नीतीश कुमार वाला भी जो है 20 साल से वाला? अरे सबकर अपना अपना समय में आए लोग समय से ठीक है बा। क्या लालू यादव की सरकार में सब ये कह रहे हैं कि बाहर निकलने में दिक्कत होती थी, लूट थोड़ा बहुत दिक्कत था, रहता नहीं था, रोड नहीं था तो दिक्कत था। रोड की दिक्कत थी? दिक्कत थी, यही में कुछ लंट था, पकड़ लेता था सीमान में निकलने पर। अच्छा क्या कह रहे? वो रास्ता में तो मार झगड़ा गोली मार दिया सब। पहले दिक्कत होते ना, भाजपा रामगढ़ से जब चलते थे रात हो जाता था, मान लीजिए कि वहाँ से चलने में, तो रास्ते में लुटेरों की कमी नहीं थी। लोग गाड़ी रोक करके और गोली बंदूक दिखा करके अपना सब माल लूट लिया करते थे। हम भी उसमें फंसे हैं। क्या हुआ था आपके साथ? अब हम लोग रामगढ़ से चले और मान लीजिए कि बात है, अरे ढेरे दिन हो गए, यानी कि और रामगढ़ से जब चलनी जा, हम टाली पर बैठा रहे, इन्हों के भाई एगो रहला और गाड़ी पर खचा खच भर रहे। अब मान लें कि हमने के जब बलुआ के सोझाए नहीं, अपने ही पंचायत में बलुआ गाँव बा, नहर पर बा, बाहर में से एकाएक निकल राइफल लेके गाड़ी के आगे, रोक साला रोक। अब गाड़ी वाला रोकलस, आ जाने के हते एगो बाती लेके लगल सर मारे, आ काटा ले रहे, 4-5 गो जानी कि टाली के घेर ले, हम सब बंदूक ले। कौन थे ये लोग? अब हमनी काहे चोर रात के समय में के देखता है? रात के समय में नहीं पता था। नहीं, रात के समय के बात रहे। अब जान ली कि पिटलसन, पाकिट में हाथ डालसन, पैसा निकले चाहे कागज लिखे अपना पाकिट में धरसन, समझ ना। आज सबके उतार के निंगा झोरी के सब बड़ी मार मरल जानी की। हाँ, पहले मरल सन। ये कभी कभार होता था, हमेशा बहुत? अरे पहले कुछ ज्यादा होत रहा। अरे तो मिल बंद भइल बा, बन गया, रोड बन गया, अब तो रातों भर चलता, कोनो बात नहीं है। अब चाहे सरकार के होके, चाहे मान ली कि आम पब्लिक तैयार होके कि गलत काम ना होके के चाहिए। मोबाइल के भी जमाना हो गया, मोबाइल जमाना से रुक गया, ऐसा रुक गया। कि मोबाइल से भी प्रशासन के फोन कर देगा तो डरते हैं लोग अब। हाँ, पहले नहीं डरते थे ना, पहले तो मोबाइल ही नहीं था, मोबाइल थे घर ही। अच्छा, जैसे अभी ये सब बातचीत हो रही थी तो सब कह रहे थे कि आरक्षण जो है उसको खत्म करना चाहिए, आर्थिक आधार पर होना चाहिए।
कौन गरीब है कौन अमीर इस आधार पर होना चाहिए, जात के आधार पर नहीं। क्या लगता है, क्या सोचते हैं आप? गरीब तो हर जात में है, हर जात के गरीब है, बड़ भी गरीब है, नान भी गरीब है। अब तो सरकार जौन करे विषय में सोचे। क्या सोचते हैं आप? अरे गरीबी तो सरकार हर बिरादरी में बा, कोनो जरूरी नहीं जात कि पे मिलना चाहिए या अमीर गरीब पे मिलना चाहिए? अब तो मान लें कि अब हम कहाँ बताएं जैसा सरकार के माहौल, आखिर सरकार के नीति में चाहे नज़र में तो जे गरीब हो करे के नहीं दही। मान लें कि अब सरकार के नज़र में के गरीब बा के अमीर बा आंकड़ा तो आप लोगों को मिलता है? जी मिलता है आरक्षण? हमनी के पता नहीं के का आरक्षण हमनी के मिलेला कि नहीं मिला ई कुल के हमरा जानकारी नहीं। अरे राशन उसन के हुए के बारे में राशन थोड़े ही बात बटे, आरक्षण बात बा। आरक्षण मान ली कि हमनी पढ़ल लिखल के ही पढ़ाई लिखाई में नौकरी में ई कुल हमनी के जानकारी नहीं। आपके बाल बच्चे नहीं ट्राई करते? नहीं, तो वैसा बनवाए नहीं। होंगे कागज वागज? नहीं, वो बात नहीं। मैट्रिक पास हुए हैं, हाँ। तभी बाल बच्चा मैट्रिक पास हुए। मैट्रिक पास भइले से का भइल, मैट्रिक पास भइले से का नौकरी मिल जाई, ओकरा खातिर अच्छा पढ़ाई होई क्या तब करते न। हैं आपके बच्चे? कुछ नहीं खन कर जानी करिहन का पढ़ल लिखल घरे बैठल बा, कुछ काम धाम भी नहीं करते हैं जी। कुछ नहीं करते? जी ना, कुछ नहीं करते। ठीक है, तो ये आप लोग गांव के लोगों के साथ बातचीत ये पूरी सुन रहे थे, तमाम मुद्दों पर बातचीत हुई। कुछ लोगों का ये मानना है कि बहुत काम हुआ है, बाकी जो दूसरी विचारधारा से लोग हैं उनका ये कहना है कि नहीं, काम नहीं हुआ है, पहले काम हुआ था और अभी बहुत सारे सुधारों की ज़रूरत है। इसके अलावा जो सामाजिक संरचना है, जो आरक्षण की व्यवस्था है, जो जात के आधार पर मिलता है, उसको लेकर भी बहुत सारी टिप्पणियाँ हैं। उसमें ये भी चीज़ लोगों को थोड़ा सा समझने की भी ज़रूरत है कि आरक्षण क्यों दिया जाता है, इसकी क्या वजहें हैं, इसकी ज़रूरत क्यों है। सबसे बड़ी बात यह है कि क्या सभी लोग बराबर हैं, क्या सभी लोग एक साथ उसी जगह से शुरुआत कर रहे हैं रेस में दौड़ने की, क्या सभी को उसी तरह का माहौल मिल रहा है जो बाकी बच्चों को मिल रहा है, जो पिछड़े वर्ग से आते हैं उनको और जो सामान्य वर्ग से आते हैं उनको। तो जब तक उस तरह का माहौल नहीं बन जाता, जब तक उस तरह की चीज़ें नहीं हो जाती, अभी यहीं पर ये सारी चीज़ें हो रही थी कि एक परिवार है जिसको 400 रुपये मजदूरी मिलती है, फिर उसके बाद वो लोग काम करते हैं, अगर नहीं मिला तो क्या होगा? क्या अगले दिन वो श्योर हैं कि उनको अगले दिन भी 400 रुपये की मजदूरी मिलेगी? बाकी दूसरे समाज के जो लोग हैं, क्या उनके सामने ये सवाल आता है कि अगर उनके पास अगले दिन मजदूरी नहीं मिलेगी तो क्या होगा? जाहिर सी बात है नहीं होता है, क्योंकि उनके पास संसाधन है, उनके पास ज़मीन है, खेती है, रोज़गार है। दूसरे जो तबका है, जो पिछड़ा तबका है, उसके पास वो सारी चीज़ें नहीं होती हैं, दिक्कतें होती हैं, तो उसके सामने उस तरह की दिक्कतें आती है, अपने बच्चों को पढ़ाने को लेकर भी, खुद के जीविकोपार्जन को लेकर भी। इस पूरी बातचीत को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। कैमूर जिला के रामगढ़ विधानसभा सीट से बदामनचक गांव से आप ये पूरी बातचीत देख रहे हैं। आपको ये पूरी बातचीत कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। कैमरे के पीछे मेरे साथी पंकज हैं और मेरा नाम गौरव श्यामा पांडे है। बहुत बहुत धन्यवाद।